नमस्कारम। मेरा नाम है आकांक्षा झा। स्वागत है आपका ऋषिकुल फाउंडेशन के नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ परिवार का केंद्र होती है और बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हम माँ के जीवन के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे स्वामी ऋषि से। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वामी जी, कहा जाता है कि एक स्त्री जब माँ बनती है तो वो पूर्ण हो जाती है। कृपया इस पर प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा बायोलॉजिकली समझें तो विमेन जो होती है, एक फीमेल जो चाइल्ड होती है, वो हम्म। कंप्लीट जितने एग्स होते हैं हाँ। वो कंप्लीट उतने एग्स के साथ बर्थ लेती है। हम्म। बचपन में भी अगर आप छोटे से बच्चे को देखोगे हम्म। तो वो जो अगर छोटी बच्ची है वो खिलौनों के साथ खेलती है, हम्म। वो मम्मी वाला गेम खेलती है, हम्म। वो छोटे छोटे खिलौनों को की मम्मी बनती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो मदरहुड इनबिल्ड होता है। इसलिए जो विमेन होती हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा केयरिंग होती हैं, हाँ। ज़्यादा नरिश करने वाली होती हैं। उनका वो कहीं ना कहीं बेसिक नेचर में होता है। हाँ। तो जब एक स्त्री माँ बनती है तब उसका सारा व्यक्तित्व बदल जाता है। फिर वो स्त्री वैसी नहीं रह जाती जैसे वो पहले थी। हाँ। उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका आचरण बदल जाता है, उसका विचार बदल जाता है। तो बहुत स्तर तक वो पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाती है एक माँ बनने के बाद। और जब हम कहते हैं कि एक स्त्री माँ बनने के बाद परिपूर्ण हुई वो, हाँ। इसका अर्थ ये है कि उसकी जो फेमिनाइन क्वालिटीज थी, उसका जो फेमिनाइन एनर्जी था, हाँ। वो पूर्ण रूप से विकसित हुआ, पूर्ण रूप से खिला। हाँ। और उसके फेमिनिज्म में जो फ्लावरिंग हुई हाँ। वो आफ्टर मदर होने के बाद ही हुई। तो बिल्कुल एक स्त्री माँ बनने के बाद पूर्ण हो जाती है। हाँ। जैसे कि हम अक्सर जो आध्यात्मिक स्तर में जो ऊंचे पहुंच जाते हैं, हम उन्हें कोई उपाधि देते हैं। हाँ। जैसे हम परमहंस लगाते हैं, हाँ। हम संत लगाते हैं, इत्यादि स्वामी लगाते हैं, जो भी हाँ। उपाधियां हम वो लगाते हैं। हाँ। परंतु स्त्रियों को हम एक ही उपाधि लगाते हैं, वो है माँ का। हाँ। क्योंकि माँ से बड़ी कोई उपाधि नहीं है और माँ ही एक परिपूर्ण परिपक्व उपाधि है अपने आप में। हाँ। तो स्त्रियों का पूर्ण रूप से माँ हो जाना बहुत ही आध्यात्मिक घटना भी है। हमारा सवाल है कि आधुनिक दौर में माँ की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, माता की भूमिका हमेशा वैसी ही रही है और वही रहेगी, चाहे समय आधुनिक हो या पीछे का समय हो। पुराने समय में भी माताएं जो थीं वो अपना जो काम होता था, प्रोफेशनल वर्क होता था, वो भी करती थीं और साथ ही साथ में एक मदर होने का जो उनकी ड्यूटी होती थी उसे भी वो फुलफिल करती थी। तो कभी भी आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका जो मदर की ड्यूटी है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती हैं। पुराने ज़माने में जो औरतें खेत जाती थीं, किसानों की तरह काम करती थीं, कैटल्स को हैंडल करती थीं और उसके बाद भी वो मार्केट में भी सेल आउट करती थीं सामान को। घर के भी काम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के होते थे क्योंकि आप आटा पीसने से लेकर हर एक छोटे छोटे काम आपके काफ़ी बड़े हुए होते थे। तो ये सब कुछ हैंडल करते हुए, ये सब कुछ एक साथ करते हुए भी वो एक मदर की ड्यूटी करते थे। तो आज के समय में भी आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हुए भी आप अपने मदर की भूमिका को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो इन सारी अवस्थाओं में पेरेंट्स को, विशेषकर माँ को, इन परिस्थितियों के साथ इन कैसी अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। देखिए, इन चारों चरणों को मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा कि जब देखिए बेबी इन्फेंट हो, बहुत छोटी अवस्थाओं में हो, जब समझिए कि 5 साल तक का जब एक बच्चे का उम्र है, तब तक माता को उसको बहुत नाजों के साथ, बहुत केयर के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। और उसी ड्यूरेशन में साथ ही साथ में खुद का भी स्वास्थ्य का, खुद के भी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट स्टेज आता है 5 टू टीन एज तक का, 12 साल तक का, तब बच्चों पर
कड़ी नज़र रखने की, उन पर अच्छे संस्कार डालने की, उनको अच्छी वैल्यूज़ देने की, ये टाइम पीरियड होती है। तो इस ड्यूरेशन में माता को थोड़ा कई बार स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, कई बार थोड़ा सा प्यार से समझाने की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो बीच रहता है, इसमें जो है थोड़ी सी कठोरता भी कई बार रखनी होती है, बच्चों को सही गलत सिखाना होता है। फिर जब आता है आपका टीन एज, फ्रॉम द 13 टिल 21, तब आप उन्हें बहुत फ्रेंड की तरह बने, उनके साथ एक जो बॉन्ड इस्टेब्लिश करें वो बहुत डीपर कनेक्शन वाला रखें, एक अच्छा कन्वर्सेशन रखें, ताकि वो एक आपका अच्छा मित्र बन सके, आप भी उनके अच्छे मित्र बन सकें, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें, सही मार्ग दे सकें, जो उस समय में सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत होती है। क्योंकि इस एज में बच्चे अभी पूरे बड़े भी नहीं हुए होते हैं और बच्चे भी नहीं रहते हैं, और ये डेवलपिंग की जो स्टेज होती है, बच्चों को लगता है कि वो पूरी तरीके से अडल्ट हो चुके हैं, तो उनका बिहेवियर भी कहीं ना कहीं अडल्ट जैसा होता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे के साथ ऐसे बॉन्ड इस्टेब्लिश करें जैसे एक फ्रेंड का होता है। तो बच्चे आपसे फिर सारी चीज़ें शेयर करेंगे, ठीक है, और गलत रास्ते में जाने से वो बच्चे बच सकेंगे। फिर आफ्टर 21 आप कंप्लीटली बच्चे को अपनी लाइफ पर पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। आप उनके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह आप उनके साथ रहिए। समय आने पर उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए, परंतु अभी तक जो आपने शिक्षा दी है, इसके बाद आपका समय वहाँ पे पेरेंट वाला जो एक रोल होता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। सर, अक्सर हम देखते हैं कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको अपने पेरेंट्स की हर बात में संदेह होने लगता है, तो इस सिचुएशन को माँ को कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा ना कि इसका मास्टर की यही है कि आप उनके अच्छे मित्र बने, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बच्चे इस समय में झूठ भी बहुत बोलते हैं, बहुत सारी स्टोरीज बनाते हैं, अपनी चीज़ें छुपाते हैं, कहीं ना कहीं सिक्रेसिव चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो आप हर समय उन पर पूरा नज़र तो नहीं रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका फ्रेंडशिप जो आपने इस्टेब्लिश की है, हाँ। यही वो ब्रिज बनेगा जिससे आप दोनों के बीच में जो गैप है वो कम होगा, और आप बच्चे के बहुत क्लोज आकर बच्चे के जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ। और आप उसकी मदद कर सकते हैं। सर, आधुनिक दौर में बच्चे की आध्यात्मिक यात्रा में माँ की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, वो पूरा इंडिविजुअल मामला है, ठीक है। हम किसी को आध्यात्मिक बना नहीं सकते, किसी को भी नहीं। तो पेरेंट्स अगर ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे बच्चे को आध्यात्मिक बनाने के लिए, जैसे कई घरों में होता है, वो बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और इस करने से क्या होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं और दूर हो जाते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप डेफिनेटली बच्चे के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे, और बच्चा खुद ब खुद आपसे सीखेगा कि ये जो पीस है उनके पेरेंट्स में, हाँ। वो पीस वो खुद भी डेवलप करना चाहेंगे अपने जीवन में, और वो खुद ब खुद प्रैक्टिस में आ जाएंगे। हाँ। कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ये प्रैक्टिस करते हैं, और इस कारण से इनका स्वभाव हमने ऐसा देखा है। हाँ। और फिर ये उनके लाइफ में खुद ब खुद उतरने लगेगा। अगर आप फोर्सफुली उनसे करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी चीज़ें। तो फोर्सफुल हमें नहीं उनसे कुछ भी करवाना है। अपने आप को सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ में अगर आप अपनी प्रैक्टिस पर फोकस रखेंगे, हाँ। आप इवॉल्व होते रहते हैं, तो आप एग्जाम्पल सेट करते हैं उनके लिए। हाँ। सर, अगर किशोरावस्था में बच्चा अपना पर्सनल स्पेस मांगता है तो माँ को किस प्रकार हैंडल करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि बच्चा अभी ग्रो कर रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि किशोर अवस्था में, टीनेजर में बच्चे कॉपी करते हैं, और उनको लगता है कि अब हम मैच्योर हो चुके हैं, अब हम एडल्ट हो चुके हैं, इसलिए वो जैसा वो देखते हैं अपने आसपास सराउंडिंग्स में कि जो अडल्ट कर रहे हैं, या जो मूवीज़ में जैसा शो हो रहा है, बहुत फैंटेसीज होती हैं, तो ये सब कुछ बच्चे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और उनको लगता है कि अब हमारा एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए, एक इंडिविजुअल, हमारा एक प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। वो ज़्यादा समय अपने आप को रूम में बंद करके रखते हैं। तो
पेरेंट को चाहिए कि देखिए हर समय हम उनको ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम 24 घंटे उन पर नजर रखें, ठीक है, या फिर हम 24, ये संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि स्कूल आवर्स में भी वो बाहर ही हैं बच्चे, तो बाहर क्या कर रहे हैं अब, बहुत सारी गतिविधियां होंगी जब सारे टीनेजर्स जब एक साथ मिल रहे हैं हाँ, तो हम 24 घंटे उन पर नजर नहीं रख सकते, ये बिल्कुल सत्य है। तो वो बच्चा प्राइवेट स्पेस खोजेगा ही खोजेगा, हाँ, ठीक है। तो कुछ हद तक हमें उनको अलाउ करना पड़ेगा उनकी प्राइवेसी, ताकि वो अपना, उन्हें ऐसा महसूस हो कि हाँ उनको एक अपनी प्राइवेट स्पेस मिल रही है। लेकिन आप भी कंप्लीटली उसको ये ऐसा ना छोड़ दें कि हाँ इसको प्राइवेट स्पेस पूरा मिलेगा, कि अगर वो प्राइवेट स्पेस की डिमांड कर रहा है तो वो उसको प्राइवेट स्पेस दी ही जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, कि फैमिली टाइम भी होना हो साथ में, आपका और बच्चे का भी इंडिविजुअल में जो टाइम हो रहा मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर बच्चे को अपनी प्राइवेसी भी अगर मेंटेन करना है तो वो बिल्कुल कर सकता है। दूसरा कि आप भी उसके फ्रेंड्स के साथ भी आप और डेवलप हो, उनके फ्रेंड्स के साथ आप फ्रेंडशिप करें, हाँ, ताकि आपको बच्चे का सर्कल पता चले कि कैसा चल रहा है सर्कल। हाँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको उनकी गतिविधियां पता चलेंगी कि किस तरह की बातें करते हैं, या अभी बच्चों के कैसे विचार चल रहे हैं, हाँ, किस विचारों की दुविधाओं में अभी वो शायद फंसे हो। हाँ, तो कम्युनिकेशन अच्छा रखें, और अगर वो इस तरह के डिमांड करते हैं तो समवेयर यू हैव टू अलाउ। तो क्या माँ होने के लिए जननी होना भी आवश्यक है? बिल्कुल भी नहीं, माँ होने के लिए जननी होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, और हर जननी एक अच्छी माँ हो ये भी ज़रूरी नहीं है। अभी पिछले वर्ष की बात है, मैंने एक घटना सुनी थी पश्चिम बंगाल की, कि एक दाम्पत्य ने, एक माता पिता ने अपने नवजात शिशु को बेच दिया आईफोन खरीदने के लिए। और कुछ महीने पहले की बात है, यूएस में एक लेडी ने अपने बच्चे को वो बंद करके, छोटे बच्चे को, आई थिंक वो 5 साल का ही बच्चा नहीं था, उसको वो बंद करके म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने गई थी, और बच्चा 3-4 दिन तक बंद था। जब वो वापस लौट कर आई तो बच्चा एक्सपायर हो चुका था। तो इस तरह की जो आप दृश्य देखते हैं, और ऐसे एक दृश्य नहीं, अनेकों दृश्य हैं। हाँ, तो हर जननी माता नहीं होती है। तो माता होने के लिए, मैंने जैसे कहा ना कि माता होना एक आध्यात्मिक है, हाँ, सिर्फ बायोलॉजिकली मदर हो जाने से नहीं होता है। जब आपके अंदर वो कंपैशन होता है, जब आपके अंदर वो मदरहुड कल्टीवेट होता है, तब आप माता हो जाती हैं। हाँ, कई बार आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति पशु को भी इस भांति से प्रेम और स्नेह देता है कि वो पशु के लिए वो माता हो जाती है। हाँ, तो वैसे ही जब कोई स्त्री जब इतने प्रेम और करुणा से भरती है सारी जगत के लिए, तो वो वास्तविक में वो जगत की माता हो जाती है। वो वैसे ही जो यूनिवर्सल मदर है, उस मदर कॉन्शियसनेस के साथ वो कनेक्ट हो जाती है। तो माता होने के लिए बायोलॉजिकली जननी होना आवश्यक नहीं है। सर, बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है, फिर वो अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता है, माँ को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उसे दरकिनार कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में माँ क्या करे? जब माँ ने अपना संपूर्ण जीवन बच्चे को दिया है, और कहीं ना कहीं बच्चे को ही अपने जीवन का केंद्र बना दिया है, हाँ, तब ऐसी परिस्थितियां कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाती हैं कि माता को लगने लगता है कि अब मेरा अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं खतरे पर आ गया है। हाँ, परंतु सही यही होगा माता के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी कि माता को छोड़ देना चाहिए, हाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। आप बच्चे का जीवन कहीं ना कहीं खराब करेंगे हाँ, उनके दाम्पत्य के बीच में अगर आप आएंगे, और या उनके दाम्पत्य से अपनी तुलना अगर आप करते हैं तो। हाँ, और गलती कहाँ पर होती है कि माता ने अपना संपूर्ण जीवन के साथ अपने जीवन का पूरा केंद्र बच्चे को बना दिया, और अपनी सारे खुश, अपनी सारा दुख, सब कुछ केंद्र बच्चे के साथ जोड़ लिया। हाँ, तो जब आप मदरहुड आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आपका ये पेरेंटिंग वाला जब जॉब चल रहा हो, हाँ, उस समय भी आप अपने आप को महत्व दें, अपने आप को समय दें। हाँ, तब ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है कि आप बच्चों में ही अपना सब कुछ
देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल की डेट में बच्चा बाहर निकलेगा ही निकलेगा, आपसे दूर होगा ही होगा, तभी उसका ग्रोथ भी है। हाँ, तो जब वो आपसे दूर जाए, जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े या किसी और के साथ जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करे, हाँ, तब उसके बीच में आप बाधा नहीं होना चाहिए। हाँ, और मैं जैसे कहता हूँ कि पेरेंट की ड्यूटी 21 एज के बाद खत्म हो जाती है। हाँ, उसके बाद आप उसे अपने जीवन को स्वयं जीने दें। अच्छा, पशु पक्षी भी हाँ, एक स्तर के बाद बच्चों को छोड़ देते हैं, हाँ, और फिर बच्चे अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं। हाँ, आपने ऐसे कई बार दृश्यों को देखा भी होगा कि पक्षी जो है वो घोंसलों से अपने बच्चों को वो ढकेल देते हैं, हाँ, अगर बच्चे नहीं उड़ते हैं तो, ताकि बच्चे उड़ सकें। तो इन मनुष्यों को भी ऐसे ही चाहिए कि जब तक उनकी जिम्मेदारी है तब तक वो जिम्मेदारी पूरी करें। जहां बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हुई, हाँ, तब उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें अपने जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए। अच्छा, क्योंकि बच्चे आपसे जरूर आए हैं, लेकिन वो आपके नहीं हैं। हाँ, वो इसी प्रकृति के हैं, इसी पृथ्वी के हैं, और इसी में उनका अधिकार है। आपका अधिकार नहीं। वो आपसे आए जरूर हैं, लेकिन आपके नहीं हैं। स्वामी जी, अक्सर माताएं अपने पेरेंटिंग करने में कहाँ गलती कर बैठती हैं? जब तक एक पेरेंट, चाहे वो मदर पेरेंट हो या फादर पेरेंट हो, जब तक पेरेंटिंग कर रहे हैं तब तक ठीक है। जहाँ पे वो ओवर पेरेंटिंग करते हैं, वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। तो ओवर पेरेंटिंग करना हमें बंद करना होगा। दूसरा कि जो मदर होती है, मैंने कई बार अक्सर बहुत सारी ऐसी महिलाओं को ये कहते हुए सुना है कि हम घर से निकल नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, हाँ, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है हम पर, हाँ, हम मेडिटेशन में नहीं आ सकते, या फिर यही हमारा मेडिटेशन है। तो इस तरह की बातें वो करते हैं जो कि बिल्कुल निरर्थक है। हाँ, जब आप स्वयं को बिल्कुल भी समय नहीं देते हो, हाँ, और आप अपने अपने पूरे जीवन कंप्लीटली समर्पित कर दिया, हाँ, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। बच्चा भी आप बच्चे के साथ आपका संघर्ष भी इससे बढ़ेगा। हाँ, बच्चे की परवरिश के लिए भी जरूरी है कि वो ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा हाथों पर जाए, ताकि हर व्यक्ति से वो कुछ नया सीख सके। हाँ, और माता को भी चाहिए कि वो स्वयं के लिए भी समय निकाले, अपने पर्सनल हेल्थ के लिए भी, हाँ, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, प्रोफेशनली भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी हाँ, थोड़ा बाहर निकले, अपने आप को समय दे। हाँ, ऐसा नहीं होता कि अपने आप को इग्नोर करके, अपने हेल्थ को इग्नोर करके कंप्लीटली वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाए, डिवोटेड हो जाए। तो ये बिल्कुल भी गलत तरीका होगा पेरेंटिंग का। मदर को चाहिए कि उसे अपने आप को भी प्रायोरिटाइज देनी चाहिए, अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। स्वामी जी, कई बार माता के पेरेंटिंग करने में और पिता के पेरेंटिंग करने में विरोधाभास हो जाता है। तो इस सिचुएशन को माँ कैसे डील करे कि पिता का भी सम्मान बना रहे और उनकी भी बात मानी जाए? जब भी आप पेरेंटिंग करने जाते हैं, ठीक है, एज अ पेरेंट, हाँ, तो आप अपने अंदर में एक विचार बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर लीजिए कि मैं सिंगल पेरेंट की तरह रोल प्ले करने वाला हूँ या वाली हूँ। ठीक है। इससे होगा ये कि आपकी डिपेंडेंसी हटेगी। हाँ, अगर आप दोनों मिलके कोलैबोरेट करके पेरेंटिंग करते हैं तो उससे बेहतरीन, उससे सुंदर और कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब विचारों में मतभेद हो और विचारधाराएं अलग अलग हो, तब आप इस तरीके से पेरेंटिंग करें कि आपका जो इनपुट देना है वो आप अपना इनपुट देते रहिए। और आप अपने पार्टनर को भी रोकिए मत कि आप ये पेरेंटिंग, ये ऐसा गलत शिक्षा दो ही मत, उनको भी अलाउ करो। और इससे समझ में आएगा कि किसका इन्फ्लुएंस बच्चे पर ज्यादा है। इससे आपका भी टास्क थोड़ा बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। हाँ, लेकिन बच्चे को जब आप ये कहते हो या जब आप विरोध करते हो कि नहीं, ये नहीं करना है, हाँ, तो सामने वाला तो कोई बात मानता है नहीं। हाँ, बच्चे को भी समझ में आता है कि ये दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। हाँ, तो इससे सुंदर तरीका ये होगा कि एक पेरेंट को चाहिए कि वो बहुत ही शांत और संवेदनशीलता के साथ अपनी पेरेंटिंग करे, और दूसरी वाले पेरेंटिंग को स्टॉप ना करे, रोके ना, विरोध ना करे, उनको भी अपना पार्ट प्ले करने दे। अच्छा, और इससे बच्चा एग्जाम्पल जरूर लेगा। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण भी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे आपने प्रहलाद की कथा सुनी होगी। हाँ, प्रहलाद के जो पिता थे
वो हिरण्यकश्यप जो थे, हाँ वो बहुत ही क्रूर और हिंसक प्रभाव का स्वभाव का उनका व्यक्तित्व था। हाँ दूसरा, उनकी माता थी, हाँ वो उतनी ही संवेदनशील, करुणा से भरी, और वो भगवान की भक्ति वाली थी। ये कंप्लीटली नास्तिक थे। हाँ तो उनकी जो माता थी, उन्होंने कभी भी इनका विरोध नहीं किया, इनके अगेंस्ट में नहीं सिखाया कि तुम हिरण्यकश्यप के अगेंस्ट में रहो। हाँ, लेकिन जो उनका पार्ट था, जो अध्यात्म था, सारा अध्यात्म प्रहलाद के अंदर उनकी माता के कारण ही आ पाया है। अच्छा तो उन्होंने जो अपनी शिक्षा दी थी, अपने संस्कार दिए सो दिए। अच्छा उन्होंने पिता के संस्कार भी को विरोध नहीं किया। नहीं तो आपको इस कथा में मिलती कि इन जितनी भी हिरण्यकश्यप ने जितना भी विरोध किया और जितने भी पनिशमेंट प्रहलाद को दिए, उसमें माता भी सामने आ रही है, और माता जो है वो पोज कर रही है। लेकिन माता का इतना ज्यादा रोल नहीं मिलता है, क्योंकि माता का को अपने दिए हुए शिक्षण पर और अपने दिए हुए ज्ञान पर पूरा विश्वास था। तो उन्होंने जो संस्कार दिए, उन्होंने सिर्फ संस्कार का बीजारोपण कर कर छोड़ दिया। तो वैसे ही इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बिना विरोध करते हुए, बहुत धैर्य के साथ जब आप करते हो, तो बच्चे को भी समझ में आता है कि पीसफुल पाथ किस तरफ है। स्वामी जी, क्या बच्चों में अनुशासन लाने के लिए उन पर हाथ उठाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बहुत एक्सट्रीम अगर कुछ ऐसा प्रसंग हो जहां पर थोड़े से डोमिनेशन की जरूरत है, तब ठीक है। लेकिन यूजुअली ये जो वायलेंस है, ये कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं है, बच्चे के लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं। तो अपने एंगर को बस्ट आउट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये बच्चे के साथ भी गलत है और आप खुद के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो ये जो कई बार हमको लगता है कि ये बहुत इजी मेथड है बच्चे को अनुशासित करने का, लेकिन बच्चा सिर्फ सप्रेस होगा, अनुशासित नहीं होगा। और मुझे लगता है कई सालों से हर घरों में ये प्रैक्टिस होता आया है। भारत के घरों में तो ये सामान्य रूप से प्रैक्टिस होता है, लेकिन क्या भारत में बच्चे अनुशासित हैं? नहीं है। तो अनुशासन हिंसा से नहीं आ सकता, प्रेम से जरूर अनुशासन आ जाएगा। स्वामी जी, अक्सर टीनेजर बच्चों की कंप्लेंट आती है, बाहर वाले करते हैं कि आपने अपने बच्चों को ज्यादा ही फ्रीडम दे दिया है। तो इस सिचुएशन में माँ क्या करे? देखिए, किसी भी जब आपके पास किसी भी तरह का कंप्लेन आता है, तो आप अपने बच्चे को सीधा दोषी घोषित ना कर दें कि भाई सारी गलती तुम्हारी भी है और उसको पनिशमेंट देना शुरू कर दें। ये चीज नहीं करना चाहिए। दूसरा, कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप गांधारी बन के आपको अपने बच्चों की गलती दिख ही नहीं रही है, वो भी नहीं करना है। तो पहले चाहिए कि पेरेंट को वो फिगर आउट करें कि मामला क्या है और कहाँ पे किसकी गलती है, कितनी गलती है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारी गलती जो होती है बच्चे की होती है, सारी गलती जो है वो, और हो भी सकता है कि हो, ठीक है, दोनों परिस्थितियां हो सकती है। तो पहले पेरेंट को चाहिए कि वो फिगर आउट करे कि पूरा सिनेरियो क्या है, पूरा मामला क्या है, और उसके अनुरूप फिर एक्शन ले, जो भी रिक्वायरमेंट हो। परिस्थिति के अनुरूप वो सब निर्भर करता है कि किस तरीके का गलती किया है बच्चे ने, या किस तरीके की हरकत की है, या किस तरीके की बातें हो रही हैं। तो तुरंत से रिएक्शन देना इज नॉट द गुड ऑप्शन। पहले आप परिस्थिति को बहुत पेशेंटली, कामली समझें। उसको थोड़ा सा एक डिटेक्टिव का रोल यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा पेरेंट को, कि थोड़ा सा डिटेक्टिव बन के थोड़ा सा जांच पड़ताल करें, समझें परिस्थितियों को, और फिर उसके बाद में जो सही डिसीजन हो उसे फिर अप्लाई करें। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वामी ऋषि ने हर परिस्थितियों में माँ की भूमिका पर प्रकाश डाला है। इन्हीं प्रकार की और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए ऋषिकुल फाउंडेशन में। धन्यवाद।